हेलो नमस्कार दोस्तों, रिलेटेड न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरों की ओर हम नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मोती की खेती से चमकेगी कमाई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाज़ार में काफ़ी डिमांड। एमपी की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 7 दिन में के अंदर देगी है ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, किसान मोती की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू की कृषि विश्वविद्यालय के छिंदवाड़ा सेंटर में मोती की खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में कोई भी व्यक्ति 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग लेकर मोती की खेती का गुण सीखा जा सकता है। जहाँ 1 साल पहले मोती की खेती की गई थी, जो जुलाई में तैयार होगी। बाज़ार में एक मोती 200 से 1000 रुपये के बीच कैरेट के मुताबिक बिकता है। मोती की खेती कैसे करें, आइए जानते हैं। वंशकार खेती किसानी सीजन में एक्टफोर्डो चंचल भार्गव कार्यक्रम सहायक जैन केवीवी कृषि विज्ञान केंद्र संचालगवा छिंदवाड़ा से भार्गव ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्राप्त आदिवासी उपज योजना के तहत मोती की खेती शुरू की गई। राजस्थान से 8000 सीपों को मंगवाकर एक छोटी सी संजारी कर मार्च 2021 में बीजों को डाला गया। इस साल जुलाई या अगस्त में मोती तैयार हो जाएंगे। इस सेंटर में सभी तकमप्र के सभी जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। प्रदेश के दमोह के एक प्रगतिशील किसान ने इनकी खेती शुरू भी कर दी है। इस तरह किसान कर सकते हैं मोती की खेती। किसान खेत में 5000 वर्ग फीट का तालाब 12 फीट गहराई में खुदवा लें। बारिश से पहले खुदवाना ठीक रहता है। इसमें 10,000 सीपों को डाला जा सकता है। एक सीप की कीमत 10 रुपये पड़ती है, जिससे ये बारिश में
नेचुरल हो जाती है। बारिश के बाद सीपों को डालना चाहिए। पहले सीप को लाकर 25 दिन से 1 महीने तक तालाब में डाल दें, जिससे वे है कि मौसम के अनुकूल हो सकें। सीप डालने से पहले तालाब को कल्चर करना पड़ता है। इसके लिए सबसे गोबर का घोल और सीप के भोजन के लिए समुद्री जैलाब का चूरा डालना चाहिए। 27 रुपये का मिलता है 5 किलो समुद्री सैलाब। बाज़ार में समुद्री सैलाब का 5 किलो का डिब्बा 2700 रुपये में आता है। ये 1.5 महीने की खुराक है। एक सैलाब ही सीप का भोजन है। 1 महीने के सीप में सर्जरी कर पल न्यूक्लियर को डालते हैं। पर्ल न्यूक्लियर सीप को पीस कर उनके चूरे में केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। ऐसे सांचे में डालकर गोले या डिजाइनदार गणेश, बुद्ध, पुष्प की आकृति दी जाती है। पंद्रह से 18 महीने में तैयार होता है मोती। सर्जरी के बाद लगभग 15 से 20 सीप के मरने का खतरा रहता है। इस सीपों को नायलॉन बैग में रखकर सांस के सहारे लटका दिया जाता है। तालाब में 1 मीटर की गहराई पर फिर से छोड़ा जाता है। सीप के आकार के आधार पर एक सीप में 2 से 4 बल न्यूक्लियस को डाला जाता है। अंदर से निकालने वाले पदार्थ बल्ब न्यूक्लियस के चारों ओर जमने लगते हैं, जो बाद में मोती का रूप ले लेते हैं। 15 से 18 महीने बाद सीप को चीरकर मोती निकाल दिया जाता है। सभी डिजाइनर्स मोती खासे पसंद किए जा रहे हैं। इसकी बाजार में काफ़ी डिमांड है।
तालाब का पानी हरा रहना चाहिए। मोती की खेती में सबसे सावधानी पानी के मानक को बनाए रखना। तालाब में सैलाब बने पानी का एक pH स्तर 7-8 के बीच रखें। यदि अमोनियम शून्य नहीं है तो 50 डिग्री पानी बदलें या स्तरों को बढ़ाने के लिए चूना मिलाएं। पानी का ऑक्सीजन लेवल बनाए रखना होगा जिससे शिप अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। 80% शिप बचेंगे। मोती की कमाई में मोती की खेती से कमाई का ये है फंडा। मोती का बाजार जयपुर और इलाहाबाद है। कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा ने सबसे पहले ही एक एजेंसी से 100 रुपये प्रति मोती बेचने का अनुबंध कर दिया है। 5000 वर्ग फीट वाले तालाब में 10,000 शिप से अधिक मोती की खेती किसान करते हैं तो सर्जरी के बाद लगभग 80,000 शिप बचेंगे। प्रति शिप औसतन को 2 मोती जोड़े तो 18 महीने बाद 16,000 मोती मिलेंगे। 100 रुपये की दर से इनकी कीमत होती है 16 लाख रुपये, जबकि तालाब से लेकर सारा खर्च 6 से 7 लाख का होता है। तालाब का खर्च पहले साल ही आएगा। इसके बाद किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मोती निकालने के बाद शिप का भी उपयोग। मोती निकालने के बाद मृत शिप के खोल का भी उपयोग होता है। इससे बर्तन बनाने से लेकर चूरा बनाकर मुर्गियों या मछलियों के लिए आहार के रूप में उपयोग हो सकता है। पूरा खोल ही कैल्शियम का होता है। इसी को पीसकर केमिकल मिलाकर पल्स न्यूक्लियस भी तैयार किया जा सकता है।
पल्स न्यूक्लियस भी मिलाकर बेच सकते हैं। सिर्फ सर्जरी के लिए ये ज़रूरी। सिर्फ सर्जरी के सामान, दवाइयाँ, अमोनिया मीटर, पीएच मीटर, थर्मोमीटर, दवाएं, एंटीबायोटिक्स, माउथ ओपनर, पर्ल न्यूक्लियस जैसे उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद मसल खारे पानी के आवास, गोबर, यूरिया और सुपरफॉस्फेट से शैवाल के लिए भोजन तैयार किया जाता है। चलिए हम जान लेते हैं बेरोजगारों की सीख लेने वाली कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी में बेरोजगारों की सीख लेने वाली कहानी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में नौकरी चीनी इंजीनियर भोपाल में बेचने लगे। छिंदवाड़ा के दही बड़े ये आप देख सकते हैं गाइस किस तरह से बेरोजगार हुए हैं लोग बाग। जो कोरोना काल चला था, इसके कारण सभी ने नौकरी छूट गई थी सबकी, इसलिए उनने घर का कुछ ना कुछ काम किया है। इनने अपनी दुकान डाल ली है दही बड़े की और चाय वगैरह। तो ऐसे ही घर चलाना पड़ रहा था जब से रोजगार सभी को नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं गाइस। प्रदेश में कई पढ़े लिखे युवक बेरोजगार हैं। ऐसे ही 3 युवा इंजीनियरों ने छिंदवाड़ा स्पेशल चाय नाश्ता स्टैंड ऑफ शुरू किया है। कोरोना काल में नौकरी चली जाने के बाद उनके सामने रोटी का संकट था। इससे परेशान इन युवाओं ने अपने गृह क्षेत्र में के पंचिक नाश्ते डलवाते को प्रमोट करने की ठानी। उनके यहाँ हर शाम को छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट और बैतूल जिले के रहने वाले लोग नाश्ता करने पहुँचे हैं। वे तीनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने ठेले पर नाश्ता करने का न्योता देने भी जाएंगे। अशोका घाट
अशोका गार्डन थाने के पास रहने वाले रामकुमार चौकीकर ने 2014 में भोपाल से बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कॉलेज में टॉप किया था। उसके बाद वे जॉब करने लगे, लेकिन कोरोना संकट काल में उनकी जॉब छिन गई। किराए से रहने वाले रामकुमार के सामने परिवार के भरण पोषण का संकट आ गया। भोपाल में उनके क्षेत्र के कई लोग रहते हैं, जो लोग दही बड़े बहुत पसंद करते हैं। यह देखते हुए उन्होंने अपने साले और छोटे भाई के साथ छिंदवाड़ा चाय नाश्ता के नाम से स्टार्टअप शुरू कर दिया। उनका कहना है कि बेरोजगारी का रोते रहने से अच्छा है लोगों को उनके गांव से जोड़कर रखा जाए। बेरोजगारों के लिए कदम पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय क्या रहेगी दोस्तों बेरोजगारों के लिए? क्या ऐसा उन्होंने सही किया कि गलत किया? क्या आप भी बेरोजगार हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस, आप हैं कि नहीं बेरोजगार। क्या आप भी कोई नौकरी कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बेटी को छेड़ने वाले रिश्तेदार के 3 टुकड़े किए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे कैसे खूनी बदला। जी हाँ दोस्तों, खूनी बदला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडवा में नाबालिग के पिता और मामा ने पूर्व सरपंच के बेटे के सिर पैर काटे, न्यूड बॉडी नदी में फेंकी। नर्मदा नगर में नाबालिग बेटी को छेड़ा तो पिता का खून खौला गया। उसने अपने साले के साथ मिलकर आरोपी के 3 टुकड़े कर दिए। सबको न्यूड हालत में अजनाल नदी में फेंक दिया। सिर, धड़ और घुटने के नीचे के दोनों पैर रविवार को काटा था। दोनों पैर रविवार को नदी में मिले। उन्होंने नदी के पास ही मंदिर के सामने शिव को काटा था।
पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मृतक उसका रिश्तेदार ही था। जिसकी मृत्यु हुई थी वो उनका ही रिश्तेदार हुआ था। नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के अत्पतापुत्र गांव का नरेंद्र रविवार सुबह अजनाल नदी में नहाने के लिए पहुंचा। उसे नदी के घाट पर शिव मंदिर के सामने खून फैला दिखा। उसके बाद नदी में सिर धड़ और पैर को अलग अलग देखा तो घबरा गया। वह दौड़कर गांव आया और सरपंच शिवराज सिंह को सूचना दी। सरपंच ने पुलिस को सूचित कर दिया। एसपी विवेक सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे। गुप्ताखोरों की मदद से सिर धड़ और पैर को नदी से बाहर निकालवाया। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अधिकारी डॉक्टर विकास मुलायजा ने बताया कि शव को कुल्हाड़ी और हंसिए से जैसे हथियार से काटा गया है। बेटी से छेड़खानी करने वाले को इस तरह की सजा देने पर आप कहाँ अपनी राय दे सकते हैं? क्या ये सजा सही है या गलत है? आपकी राय जरूर बताएं। वैसे आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर सिर का फोटो डालना तो हुई पहचान। मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। जब सिर का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया तब उसकी पहचान बुढ़ानी गांव निवासी त्रिलोकचंद 55 पुत्र मंगतू के रूप में हुई। के माँ बाप अत्पुत्र में ही रहते हैं। जबकि त्रिलोकचंद्र और उनके चचेरे भाई रामचंद्र का घर शंकरपुर से 16 किलोमीटर दूर बुढ़ानी गांव में है। रामचंद्र ने बताया कि शनिवार रात 9 बजे उन्हें त्रिलोक
को खाना खिलाया था। त्रिलोक को खाना खिलाया था। इसके बाद वह घर से निकला गया था। त्रिलोक चंद के पिता पूर्व सरपंच हैं। 12 साल पहले छोड़ चुकी है पत्नी। त्रिलोक चंद्र की हरकतों से परेशान होकर उनकी पत्नी 12 साल पहले छोड़कर चली गई थी। इसके बाद त्रिलोक चंद ने अपने मामा ससुर के पोते चंद्रू को मकान बनवाने के लिए में जमीन दी थी। चन्नू की 14 साल की एक बेटी पर त्रिलोक चंद की नीयत खराब हो गई। वह उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। पहले भी 2 बार छेड़छाड़ करने के मामले में चन्नू ने उनके समझाया था, लेकिन वह नहीं माना। इस बात पर उनका विवाद भी हुआ था। शनिवार रात को वह फिर गांव में आ गया और उसने चन्नू की बेटी से छेड़छाड़ कर दी, इससे उनका खून खौल गया और त्रिलोक को ठिकाने लगाने की ठान ली। इसमें उसने अपने साले उमेश की मदद ली। पुलिस के मुताबिक चन्नू और उमेश ही त्रिलोक चंद को बाइक पर बिठाकर नदी के पास ले गए थे। वह मछली काटने के हथियार से उसका सिर और पैर काट दिए। शव को नदी में ठिकाने लगा दिया। हत्याकांड में अन्य की भूमिका की भी जांच। चन्नू और उमेश समेत 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चारों से पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले तो वे आनाकानी करते रहे। बयानों में भी अंतर पाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी चन्नू और उसके साले ने जुर्म कबूल
लिया है, लेकिन हत्याकांड में अन्य की भूमिका भी जांच की जा रही है। एसडीओपी राकेश पेट्रो ने बताया कि आरोपी की बेटी को त्रिलोक चंद्र परेशान करता था। पुलिस इसके अलावा अन्य बंधुओं पर भी पूछताछ कर रही है। जान लेते हैं रूस यूक्रेन जंग के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूक्रेन पर हमले का 33वां दिन। रूसी हमले में अब तक 143 बच्चों की मौत, 216 घायल। यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं पुतिन। 33 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 143 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 216 से ज़्यादा घायल हैं। हालांकि ये आंकड़ा अभी और ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तर्ज पर तोड़कर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। इसी के साथ रूसी अपनी बॉर्डर से कीमिया तक लैंड कॉरिडोर बनाने की कोशिश में भी जुटा है। आगे बढ़ने से पहले आप इस पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय दे सकते हैं। तो हम कोई इसमें राय नहीं देना चाहते हैं रूसी। तो हम एक बार देख लेते हैं। रूस ने राजधानी कीव कब से अपनी सेना को पीछे खींच लिया है। पुतिन की क्या मंशा हो सकती है। चलिए हम तो इसकी कोई राय नहीं दे सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। वहीं यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले के बीच आज दोनों देश के प्रतिनिधि तुर्की के इस्तांबुल में चौथे साउथ की शक्ति वार्ता के लिए बैठक
करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन सुलह की राह नहीं निकल सकती है। सोमवार की मीटिंग से पहले तुर्की के राष्ट्रपति तैयप अर्दोगन ने कहा कि 6 प्लानेट में से 4 पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, जिसमें यूक्रेन के NATO में शामिल नहीं होने की शर्त भी शामिल है। इधर यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के पत्रकार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तों के तहत समझौता नहीं करेंगे। हालांकि हम शांति वार्ता को लेकर न्यूट्रल नीति अपना रहे हैं। रूस ने अपने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इंटरव्यू टेलीकास्ट पर रोक लगा दिया है। ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता से पहले कई रूसी मीडिया को इंटरव्यू किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कसाई वाले बयान पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान युद्ध रोकने पर है। पोलैंड दौरे के दौरान बाइडेन ने पुतिन को कसाई बनाया था। यूक्रेन ने जंग के बीच बेलारूस पर शिकंजा कस दिया है। लविव शहर में बेलारूस की वाणिज्य दूतावास बंद करने का
निर्णय लिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव और लुटेस्क में रूस ने एयर स्ट्राइक की है। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इन दोनों शहरों में जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है। जंग में अब तक किस देश का कितना हुआ नुकसान, एक नज़र। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना के हमले में उनके 139 बच्चों की अब तक मौत हुई है। हालांकि यूएन ने अभी 99 बच्चों की मौत की ही पुष्टि की है। यूएन ने कहा है कि जंग की वजह से यूक्रेन के 1119 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। 1700 से ज़्यादा नागरिक घायल हैं। WHO के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 135 से ज़्यादा हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के मुताबिक यूक्रेन ने 26 मार्च को 7 रूसी टैंक, एक तोप और 200 सैनिकों को मार गिराया है। जंग की वजह से यूक्रेन के करीब 40 लाख से ज़्यादा लोग संगठित बन गए हैं। यूएन के मुताबिक 18 लाख लोग देश से बाहर और 25 लाख लोग देश में विस्थापित हुए हैं। रूस ने बताया है कि यूक्रेन जंग में अब तक 1351 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है, जिसमें 6 जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हैं। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक उसने 6600 रूसी आर्मी को मार गिराए हैं। तुर्की बोला रूस रोके युद्ध। तुर्की राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की है।
अर्दोगान ने पुतिन से यूक्रेन पर हमला रोकने को कहा। तुर्की ने कहा कि युद्ध रोक कर शांति ही एकमात्र स्थायी हल है। अर्दोगान ने रूस और यूक्रेन के शांति बैठक का भी स्वागत किया है और कहा है कि उम्मीद है दोनों देश समझौते की राह पर चलेंगे। यूक्रेन सेना के ट्रॉन्चर का वीडियो वायरल। जंग के बीच यूक्रेनी सेना एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गिरफ्तार किए गए रूसी सैनिकों को ट्रॉन्च किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद रूस ने लॉन्च कमेटी बनाई है। कमेटी के 33 दिन में 78,000 करोड़ का टैक्स ध्वस्त। यूक्रेन ने दावा किया है कि 33 दिन के युद्ध में करीब 78,000 करोड़ रुपए के इकोनॉमिक्स ध्वस्त हो चुके हैं। राजधानी लीव सहित कई शहरों के आवासीय परिसर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। लोग बंकर में छुपकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। परीक्षा के अंधे का सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। MP TET के पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल होने के मामले में बवाल मचा हुआ है। 2 दिन पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के पर्चे सोशल मीडिया पर वायरल हुए। सवाल उठे कि जब इतनी गोपनीयता और सख्त चेकिंग थी तो ऐसा कैसे हुआ। किसी ने इसे व्यापम 3 कहा और तो किसी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री सचिवालय के उपसचिव लक्ष्मण सिंह पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस
प्रवक्ता के मित्रा और विहिशील ब्लॉगर आनंद राय के खिलाफ एफआईआर भी हो गई। भास्कर ने पड़ताल की कि आखिर पर्चा बाहर कैसे आया। इसका सीधा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन ये जरूर पता चला कि जिस एक्टिविटी कंपनी को एग्जाम करवाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसने कमीशन लेकर कई एजुकेटर को अपना काम दे दिया। यानी हमारे 9.36 लाख नौजवानों के भविष्य पर कमीशन का अंदाज चला रहा है। इतना ही नहीं, जिस कंपनी को एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसे तो केंद्र सरकार ने इस काम के योग्य भी नहीं माना है। वर्क ऑर्डर में रखी गई शर्तों को दिया दरकिनार। बेंगलुरु कंपनी एक्टिविटी को पीईपी ने ऑफलाइन परीक्षा करवाने का काम। लेते हैं अगली खबर की ओर। कहानी सुलझाएगी सुसाइड का हिस्सा। भोपाल में सुसाइड करने वाली बीएससी छात्र की डायरी। भोपाल में शनिवार को सुसाइड करने वाली 19 साल की प्रीति पोची सेन के रूप से डायरी मिली। पोची बीएससी सेंटर ईयर की स्टूडेंट थी। डायरी में उसने कहानी हेडिंग देखकर 5 पेज लिखे हैं। किसी अभिषेक विश्वकर्मा का जिक्र करते हुए उसने लिखा, हद तब हो गई। तब उसने अपना हाथ जलाकर वीडियो भेजा। परिजन को आरोप है कि कोई लड़का उसे बार बार फोन लगाकर परेशान करता था।
तब की डायरी कुछ और कहानी कह रही है। दोनों के बीच 2.5 साल से फ़ोन पर बात हो रही थी। डायरी में प्रीति ने उसे फ़ोन करने वाले ऑफिस के बारे में तो लिखा है, लेकिन खुदकुशी या इसके कारणों का जिक्र नहीं है। पुलिस ऐसी डायरी के पन्नों और अभिषेक के फ़ोन नंबर के आधार पर इस कहानी की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। पुलिस की एक टीम जल्द ही सतना और अहमदाबाद अभिषेक से पूछताछ के लिए जाएगी। डायरी में ये लिखा है तब की बात है जब भी अभिषेक अहमदाबाद गए थे। 1 जनवरी को अहमदाबाद गए थे। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी अहमदाबाद जाए पर उनका बहुत मन था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैं कुछ करूं फ्यूचर के लिए। घर में भी सबने मान लिया और जाने के लिए तैयार भी हो गए, पर मैं लास्ट तक बोली थी ना जाने को, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं। उन्होंने जाने का फैसला कर लिया था, जो मैंने भी मान लिया। अब मना नहीं करूँगी, क्योंकि जाने की समय मना करना अच्छा नहीं होता है। फिर मैंने खुशी खुशी पूरा दिन बात की। फिर रात में जब हमारी बात हुई वो ट्रेन में थे। फिर मेरी रात रोकर गुजरी। आधी से ज़्यादा रात मैंने रोकर निकाली। हमारी बात भी साथ में चल रही थी। अभी समझा रहे थे तो मैं शांत चुप हो गई। फिर नहीं रोई। हमारी बात फिर उसी तरह चलने लगी जैसे रोज चलती थी। कुछ दिन बीत गए। हम खुशी खुशी बात करते थे। एक दिन हमारी लड़ाई हो गई तो अभी अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे। ये बात मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी। फिर भी उन्हें लड़ाई गुस्से में कुछ नहीं दिखता। उन्होंने एक दिन मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें हाथ जला हुआ था। मुझे बहुत बुरा लगा। रोना भी आया और रोई भी। मैंने सोचा यह तो हमेशा ही होगा, और
लड़ाई हमेशा होगी। गुस्सा अभी से कंट्रोल नहीं होता। मैंने सोचा हमारा अलग होना ही ठीक होगा। कुछ दिन बुरा लगा अभी को, फिर ठीक हो गई और मन लगे कि लड़की ने ही मेरे साथ गलत किया है और मुझसे नर्वस फिर मुझसे नफरत करने लगे। नफरत करेंगे तो शायद अपने फ्यूचर पर ध्यान देंगे, तो शायद अभी की खुशियाँ बड़ी हो जाएं। ऐसे वो पहले रहते थे। ये सोचकर मैंने अभी को कहा दिया कि मुझे खुश देखना चाहते हो तो कभी कॉल या मैसेज नहीं करना। ये मैसेज मैंने बात करते हुए नहीं दिया क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। इसलिए मैसेज मैंने तब किया जब बात नहीं हो रही थी। इसके बाद मैंने पूरी रात बात नहीं की। फिर सुबह मैसेज किया कि मैं किसी और से बात करती हूँ। इतना ही मैसेज किया, पर अभी को विश्वास ही नहीं था मेरी बात पर। वो कॉल पर बात करने की जिद कर रहे थे और मैं कॉल पर इसलिए बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं कॉल पर कमज़ोर पड़ जाती, कुछ कह नहीं पाती। फिर उसकी फ्रेंड रूपाली से बात हुई। अभी से भी मैसेज पर बात हुई थी। रूपाली ने भी बहुत बोला क्या बात है, क्यों, क्या है। उसके दोस्तों ने भी बहुत पूछा पर मैंने किसी से कोई बात नहीं की। फिर अभी जब रेल की पटरी पर थे तब हमारी बात चल रही थी। मैं उन्हें बहुत बोल रही थी कि घर जाने को। मैंने बोला घर जाओ, मैं बात करती हूँ, पर वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। फिर वो चले गए और रात में मैंने मैसेज किया और कॉल पर बात हुई। उन्होंने बताया वो भोपाल आ रहे हैं। फिर बात करते करते सुबह हो गई और मैं सो गई। फिर बात हुई तो मैंने की बात कर रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मिलूं कैसे। फिर भी मैं उनसे मिली, बस ठीक रहा। उन्होंने मुझसे पूछा मैंने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने समझाया और वो मेरी बात समझ गए। फिर सब ठीक हो गया। पर इतना आसान नहीं था। दोनों ही तरफ से अपना अपना दिमाग रहा। मैं क्यों सोचती या वो क्यों सोचते हैं, ये तो हम ही जान सकते हैं। फिर भी बात चलती
रही। भूलना आसान नहीं था, फिर भी बात तो कर रहे थे। अपने अपने दिमाग में होगी बात, फिर भी चालू रही बात। सुसाइड से पहले टीवी पर सुनी कथा। मूलतः सतना की रहने वाली पिरची सेन कैंची चोला इलाके में किराए के मकान में परिवार के साथ रहती थी। वह MLB कॉलेज में BSc सेकेंड ईयर की छात्र थीं। पिरची के पिता मुन्ना लाल दिव्यांग हैं। मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। छोटे भाई अभिषेक ने बताया कि शनिवार दोपहर 3:30 बजे पिरची कॉलेज से घर आई थी। मां के साथ टीवी पर कथा सुनी, फोन पर किसी से बात की, मां को कपड़े लाने के लिए छत पर भेज दिया। छोटी बहन को बर्तन साफ करने के लिए भेज दिया और उसने कहा कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। हम सभी के बाहर जाते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर फांसी लगा ली। ढाई साल पहले सतना गई थीं। पुलिस ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लॉकडाउन के दौरान परिवार सतना में अपने गांव चला गया था। इस दौरान गांव के एक युवक से पिरची की जान पहचान हो गई थी। छोटे भाई अभिषेक का कहना है कि पिरची ने 2 दिन पहले ही बताया था कि गांव का एक लड़का उसे फोन कर परेशान कर रहा है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रिलेटेड न्यूज। तो आपको ऐसे ही मुख्य समाचार मिलते रहेंगे, नए अपडेट मिलते रहेंगे। आपको आज की ताज़ा खबर आपको मिलती रहेंगी डेली की। तो अभी रिलेटेड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।